हेलो एवरीवन, आई एम पूजा रावत एंड वेलकम बैक टू CUET बाय अड्डा 24/7। सभी बच्चों को गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? कैसे हो आप लोग और कैसे चल रही है आपकी CUET की तैयारी? गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग सारे स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग और कैसे चल रही है CUET की तैयारी? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हमारा ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी का लास्ट पार्ट है बच्चा ये, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं बच्चा फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है बच्चा, ये हम लोग इसी एक वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चा हमने BOP के बारे में समझा कि BOP क्या है, उसका पूरा का पूरा बच्चा हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी के बारे में, एंड देन हम लोग क्या करेंगे वीकेंड पे बच्चा इसके क्वेश्चंस भी करने वाले। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। ओके, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है या फॉरेन एक्सचेंज क्या है। ठीक है, अब मान लो कि आप घूमने के लिए बच्चा गए हो यूएसए, है ना। मान लो कि घूमने के लिए गए हो यूएसए या स्टडी के लिए गए हो यूएसए, है ना। अब बच्चा वहां पे तो रुपीस चलता नहीं है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। जैसे इंडिया है, इंडिया का हमारा बच्चा करेंसी है रुपीस, वैसे ही यूएस की करेंसी है वो क्या है, डॉलर है ना। अब वहां जाओगे, वहां कोई भी चीज परचेज करोगे या किसी चीज की फीस दोगे या आपको जब भी पेमेंट करना होगा वहां पे, तो आपको डॉलर में करना होगा, है ना। रुपीस में आप कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग रुपीस देंगे तो वहां पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, है ना। वो कहेंगे क्या दे दिया हमें, हमें तो डॉलर चाहिए, है ना। वैसे ही इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आएंगे तो वो अगर डॉलर में पे करेंगे तो हमारे इंडियंस लेंगे ही नहीं। हमारे दुकानदार कहेंगे कि क्या दे दिया ये, हमें नहीं चाहिए कागज का टुकड़ा, हमें तो रुपए चाहिए, है ना। तो बच्चा फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या बताता है। अब जैसे हमने BOP में देखा था कि खूब सारा क्या होता है बच्चा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यूनिलेटरल पेमेंट होता है, इतनी सारी चीजें होती है मैम। तो सेम करेंसी में तो हो नहीं सकती, है ना। जैसे मान लो कि हमें इंडिया से एक्सपोर्ट करना है बच्चा फॉरेन कंट्री, यूएसए एक्सपोर्ट करना है, तो यूएस वाले बच्चे डॉलर में तो हमें पेमेंट करेंगे नहीं, उस करेंसी को यानी यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके रुपीस में चेंज करेंगे एंड देन हमें पेमेंट करेंगे। वैसे ही जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम भी अपने रुपीस को कन्वर्ट करके क्या करेंगे, डॉलर में चेंज करेंगे। तो एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बारे में समझते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या है बच्चा। देखो एक कंट्री है जैसे इंडिया है बच्चा, इंडिया ने किसी भी तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है या सर्विसेज लिए या किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन किया है ना, इंडियन रुपीस में करा है। ओके, अब बच्चा इंडियन रुपीस दूसरे रुपीस से क्या होगा, दूसरी करेंसी, जैसे इंडियन करेंसी बच्चा जिस रेट पर दूसरी करेंसी के साथ कन्वर्ट होगी, है ना। जैसे मान लो कि इंडिया ने कुछ परचेज करा है, इंडियन जो रेसिडेंट है जैसे हम लोग हैं, हमने कोई परचेज किया है, इंपोर्ट करा है, तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, डॉलर में पे करेंगे। पर जिस रेट पे हम लोग हमारी करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चा डॉलर में, उस रेट को क्या कहा जाता है, एक्सचेंज रेट कहा जाता है। ठीक है, इस रेट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट कहेंगे। अब मैम जैसे एन एक्सचेंज रेट इज अ वैल्यू ऑफ वन नेशन करेंसी वर्सेस द करेंसी ऑफ अनदर नेशन और इकोनॉमिक जोन। ठीक है, क्या होता है, एक नेशन की जो करेंसी है उसके एक्सचेंज में बच्चा दूसरी करेंसी जो हम दे रहे हैं, जिस रेट से दे रहे हैं, भाई ऐसा नहीं है कि हमने 100 रुपए दिए तो हमें 100 डॉलर मिल जाएंगे, नहीं। या फिर अगर हमने 1000 डॉलर दिए तो 1000 रुपए मिल जाएंगे या 1000 दिनार मिल जाएगा, नहीं। जिस रेट पे, अभी रेट भी डिसाइड होगी कि एक्सचेंज रेट क्या हो रही है, एक करेंसी अगर दूसरी करेंसी में कन्वर्ट हो रही है ना, रुपीस अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिस रेट से कन्वर्ट होगा बच्चा उसी रेट को क्या कहा जाएगा, एक्सचेंज रेट कहा जाएगा। ठीक है, हाउ मेनी यूएस डॉलर इट टेक टू बाय 1 यूरो। जैसे मान लो कि अगर 1 यूरो खरीदना है तो उसके लिए हमें कितना डॉलर देना पड़ेगा। या फिर हम लोग हमारा इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमें $1 परचेज करना है, अगर हमें $1 परचेज करना है तो अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें 82 रुपीज देना पड़ेगा। $1 खरीदना है, बदले में हमें 82 रुपीज देना पड़ेगा बच्चा। यही क्या है, एक्सचेंज रेट है कि अगर हमें यूएस डॉलर खरीदना है एक, तो बदले में हमें 82 रुपीज देना पड़ेगा। यही क्या हो गया बच्चा, एक्सचेंज रेट, है ना। एक कंट्री की करेंसी अगर दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज हो रही है तो जिस रेट से चेंज होता है ना, जिस रेट से एक्सचेंज होता है उसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, कितने टाइप के हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट देखने को मिलती है, तो जनरली 3 टाइप की हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है बच्चा, है ना। पहली है
फिक्स एक्सचेंज रेट, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, थर्ड है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज, है ना। तीन तरह की हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट होगी, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ओके, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होती है? क्या मैम एक बार फिक्स हो गई उसके बाद चेंज नहीं होगी क्या? तो बच्चा इस रेट में यही होता है, एक बार ये जो रेट है वो फिक्स हो गई ना, उसके बाद ये चेंज नहीं होती। तो मैम इसको फिक्स करता कौन है? इसको फिक्स करने के पीछे ना दो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा है। पहला तो है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक बच्चा इसमें आता है और वो क्या करता है, इस रेट को फिक्स करता है। दूसरा है बच्चा, एक तो हमने हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो देखा, इसके अलावा दूसरा आ जाएगा बच्चा गवर्नमेंट, है ना। वैसे जनरली कौन करती है? गवर्नमेंट करती है ना। अब जैसे इंडिया और बच्चा हमारा इंडिया का रुपीज जो है वो चेंज होगा यूएस डॉलर में, है ना। तो अब फिक्स कर दिया कि भाई $1 जो है वो चेंज होगा 50 रुपीज में। तो ये दोनों गवर्नमेंट, है ना, दोनों जो कमेटी है वो बैठती है और वो डिसाइड करती है कि भाई $1 जो है वो कितने रुपए में चेंज हो गए। जैसे मान लो कि ये डिसाइड हो गया कि $1 जो है वो 50 रुपीज में फिक्स हो चुका है ना। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, सेंट्रल बैंक्स ने डिसाइड कर दिया कि भाई $1 जो है वो 50 रुपीज में चेंज होगा। अब बच्चा इसमें कोई भी फ्लैक्चुएशंस नहीं होंगे, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, सर्विसेज जाएंगी डिलीवर्ड होंगी, वो इसी रेट पर होंगी और ये रेट चेंज नहीं होगी, ये रेट चेंज नहीं होगी। इज एन एक्सचेंज रेट वेयर द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज लिंकिंग टू द currency of another country or a commonly traded commodity so they can trade freely and smoothly with each other। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चा, इस एक्सचेंज रेट में क्या होगा, एक कंट्री की करेंसी, ठीक है, एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी से क्या करा जाता है, लिंक करा जाता है। और बच्चा यहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई है, जिससे क्या होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन है वो स्मूथली हो जाता है ना, फ्लैक्चुएशंस नहीं आते हैं, स्मूथली ट्रांजैक्शन हो जाता है, स्मूथली फ्रीली बच्चा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, फ्रीली एक्सचेंज होता है ना। अब ये जो क्या मैम ऐसा रियल में था? बिल्कुल था बच्चा। जब अब तो हमारा मैनेज फ्लोटिंग चल रहा है या फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग चल रहा है, बट जो सबसे पहले जब डिसाइड होती थी ना एक्सचेंज रेट कि किस कंट्री की रेट कितनी होगी दूसरी करेंसी के कंपेयर में, है ना, किस कंट्री की करेंसी है तो दूसरे कंट्री की करेंसी में किस रेट से चेंज होगी बच्चा, ये कैसे डिसाइड होता था? फिक्स एक्सचेंज रेट से ही डिसाइड होता है। अच्छा, डिसाइड करने के जो दो मेथड्स है वो कौन कौन से थे? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड सिस्टम, है ना। दो क्या थे मैम, यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलर जो सिस्टम थे बच्चा वो थे गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और ब्रिटेन वुड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम बच्चा सबसे पुराना सिस्टम है। ओके, ये कब तक था? टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक था बच्चा ये तब तक था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। उसके बाद में ये धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई, वॉर का टाइम है, गोल्ड कहाँ से लाए, तो उसके बाद में ये धीरे धीरे ये कम होने लग गया। उसके बाद में ब्रिटेन वुड आया था जो कि 1944 में आया। ओके, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जैसे कि हम लोगों ने जब मनी के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था उसमें कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा था वैसे वैसे बच्चा क्या हुआ था, मनी ने भी अपना मनी का भी अपना जो है बच्चा चेंज होती गई मनी, है ना। पहले के लोग जो है पत्थर का यूज करते थे, देन लोग जो है बच्चा मेटेलिक करेंसी का यूज करते थे, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, है ना, जिसमें गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनका यूज करते थे, है ना, जो कि बहुत रिलायबल भी थी, है ना। जैसे 5,000 का गोल्ड है, 5,000 रुपए हम लोग किसी को देंगे तो वो हमें बदले में गोल्ड दे देगा, 5,000 का गोल्ड दे देगा, और हम लोग किसी को 5,000 का गोल्ड देंगे तो वो बदले में हमें रुपीस दे देगा। इस तरह से बच्चा इस पे बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी होती थी कि हाँ, जो मेटेलिक करेंसी है ना उस पर सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी होती थी। अब बच्चा कैसे डिसाइड होता था? All countries fix the value of their currency in a term of a specific amount of gold or linked their currency to that of the country which did so। ठीक है, हर कोई कंट्री क्या करती थी, अपनी करेंसी की जो एक्सचेंज रेट है बच्चा वो डिसाइड करती थी ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड। जैसे मान लो कि हमें क्या लेना है, 1 रुपया लेना है, 1 रुपया लेना है ना, 1 रुपया है और 1 रुपए की करेंसी डिसाइड हो गई कितने गोल्ड देके, 5 ग्राम गोल्ड देके, है ना। ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गई कि भाई अगर हम लोग 5 ग्राम गोल्ड देंगे, अगर हम लोग 5 ग्राम गोल्ड देते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा, 1 रुपीज मिलेगा, है ना, ये डिसाइड हो गया। ऐसे बच्चा अगर हम लोग 10 ग्राम्स गोल्ड देंगे
अगर हम लोग 10 ग्राम गोल्ड देंगे तो बदले में हमें यहाँ पे $1 मिलेगा, है ना। इस तरह से बच्चा करेंसी जो है वो लिंक कर दी गई गोल्ड के साथ, है ना। अब देखो, अगर मान लो कि जैसे हम इंडिया और यूएसए का ट्रेड कर रहे हैं, है ना, हम लोग मान लो कि हमें हम लोग डॉलर में किसी को कन्वर्ट नहीं करना चाहते, हम रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो हम लोग बदले में गोल्ड भी दे सकते हैं, है ना। जैसे हमने इंपोर्ट किया, अब जितने रुपीस का हमारा गोल्ड बना है, जितने रुपीस का हमारा बच्चा अमाउंट बना है, जैसे मान लो कि हमने $10,000 का हमने इंपोर्ट किया, $10,000 का हमने इंपोर्ट किया। अब हम लोग एज अ करेंसी इनको पेमेंट करना नहीं चाहते, एज अ करेंसी हम लोग पेमेंट करना नहीं चाहते, उस केस में हम लोग इसके इक्वल का जो गोल्ड है ना वो भी पे कर सकते थे, है ना। जैसे मान लो कि भाई $1 है वो 10 ग्राम गोल्ड का है, तो हम लोग 1 लाख का गोल्ड जो है वो भी यहाँ पे क्या कर सकते थे, पे कर सकते हैं, है ना। वो 1 लाख गोल्ड भी अगर हम लोग पे करते थे ना, डॉलर में पे ना करके 1 लाख गोल्ड में पे कर लो तो भी एक्सेप्टेबल था, है ना, क्योंकि उस टाइम गोल्ड इतना ज्यादा यूज होता था। डोमेस्टिक करेंसी वर फ्रीली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइसेस, ठीक है। क्या होता था, जो डोमेस्टिक करेंसी जैसे इंडियन डोमेस्टिक करेंसी है वो इजीली फ्रीली क्या होती थी, कन्वर्ट हो जाती थी बच्चा गोल्ड में, और वो भी कौन सा वाला रेट क्या थी, फिक्स्ड थी, है ना, रेट क्या थी, फिक्स्ड थी। एंड देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ गोल्ड, और क्या था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, गोल्ड के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बट अब वही है ना, जिस कंट्री में ज्यादा गोल्ड होगा तो भाई वो तो इजीली फ्रीली एक्सचेंज कर सकती है गोल्ड को, बट जिस कंट्री में गोल्ड नहीं है वो कैसे इंपोर्ट करेगी। तो धीरे धीरे ना इसको लेके ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, रिस्क बढ़ने लग गया, क्योंकि गोल्ड को लाना ले जाना बहुत ज्यादा रिस्क होता था, ऊपर से कोई लूट पाट कर ले, डाकू वाकू मिल जाए बीच रास्ते में तो बात और भी बिगड़ जाती थी, है ना। तो फिर धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम भी गोल्ड की नीड बहुत ज्यादा होने लग गई थी, क्योंकि सबको जो था आर्म फोर्स खरीदना था, आर्म फोर्स रखना था, अपनी आर्मी बनानी थी, तो उसमें बहुत ज्यादा गोल्ड लग गया था। तो फिर इसको धीरे धीरे ये अपने आप ही कम होता गया। देन फिर से बच्चा ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, एंड ब्रिटेन वुड सिस्टम में बच्चा ब्रिटेन वुड सिस्टम आया। ब्रिटेन वुड सिस्टम जो कि 1944 में आया था बच्चा, इसका भी मेन मोटिव क्या था, इसका भी मेन मोटिव था कि जो भाई गोल्ड स्टैंडर्ड है ना उसको लेके आए, फिर से लेके आए, है ना। अब बच्चा बट यहाँ पे क्योंकि इतना गोल्ड, ऑलरेडी गोल्ड स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा गोल्ड लगता था, पर धीरे धीरे हमें तो उसका क्या करना था, हम तो सब्स्टिट्यूट ढूंढना था। अब ब्रिटेन वुड सिस्टम तो फिर से वही चीज लेके आ रहा था, बट इसमें एक नया वे था, है ना, इसमें एक नया वे था। The Bretton Woods Agreement in 1944 established a new global monetary system. It replaced the gold standard with the US dollar as a global currency. ठीक है, पहले क्या था, सारी की सारी करेंसी जो कन्वर्ट हो जाती थी इजीली गोल्ड में। अब इन्होंने क्या करा, देखो अब थोड़ा कान एक साइड से ना पकड़ करके घुमा के दूसरी साइड से पकड़ने वाली चीज हो गई थी कि भाई सारी की सारी करेंसी, ऑल कंट्री करेंसी कन्वर्ट हो रही थी बच्चा किसमें, कन्वर्ट हो रही थी, ऑल कंट्री की करेंसी कन्वर्ट हो रही थी बच्चा किसमें, वो हो रही थी यूएस डॉलर में, है ना। यूएस डॉलर यूनिवर्सल बना दिया और अभी भी यूनिवर्सल है, ठीक है। सारी की सारी करेंसी, सारी कंट्री की करेंसी इजीली कन्वर्ट हो रही थी बच्चा किसमें, यूएस डॉलर में। और यूएस डॉलर एकमात्र ऐसी करेंसी थी जो कि कन्वर्ट होती थी बच्चा गोल्ड में, ठीक है। पहले डायरेक्टली करेंसी कन्वर्ट हो रही थी गोल्ड में, बट अब क्या करा, एज अ मीडियम रख दिया बच्चा यूएस डॉलर, ठीक है। सारी सारी करेंसी किस में कन्वर्ट होगी, डॉलर में कन्वर्ट होगी, यूनिवर्सल है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आपको मान लो कि यूरो में कन्वर्ट करना है, पौंड में कन्वर्ट करना है और यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना है, उन करेंसी में बाद में कन्वर्ट हो ना हो, यूएस डॉलर में सबसे पहले होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल करेंसी है, ये हर जगह मिलेगी आपको, है ना, हर जगह कन्वर्टेबल करेंसी है ये। ओके, तो यूएस डॉलर कन्वर्ट हो गया बच्चा किसमें, गोल्ड में, ठीक है, ये रखा गया। अंडर दिस एग्रीमेंट कंट्रीज प्रॉमिस दैट देयर सेंट्रल बैंक वुड मेंटेन फिक्स एक्सचेंज रेट बिटवीन देयर करेंसी एंड द डॉलर, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा एक एग्रीमेंट करा गया, और इस एग्रीमेंट में क्या करा गया, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, फिक्स करेगा एक्सचेंज रेट, किसके किसके बीच में, देखो सेंट्रल बैंक बैठेगा, सेंट्रल बैंक यहाँ पे फिक्स करेगा एक्सचेंज रेट करेंसी और डॉलर के बीच में, कि भाई अगर हमें $1 को परचेज करना है तो बदले में हमें कितना रुपीस देना पड़ेगा, अगर हमें $1 परचेज करना है तो बदले में हमें कितना रुपीस देना पड़ेगा, ये फिक्स करा गया बच्चा, है ना, फिक्स करा गया। इफ द कंट्री करेंसी वैल्यू बिकम टू वीक रिलेटिव टू द डॉलर, द बैंक वुड बाय
अप इट्स करेंसी इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अगर बैंक को लगता है, अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि भाई हमारी करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो वीक हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो इस केस में जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है बच्चा, वहां से अपनी करेंसी को बाई कर सकता है। जब बाई करेगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। जब हम लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं, डिमांड करते हैं, तो प्राइस अपने आप हाई हो जाती है। जब डिमांड की जाएगी, जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होगी तो अपने आप क्या होगा बच्चा, हाई हो जाएगी। यहाँ पे इनकी जो प्राइस है हाई हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हाई हो जाएगा, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की जो प्राइसेस है वो हाई हो जाएगी बच्चा। नेक्स्ट है एडवांटेज कौन कौन से फिक्स एक्सचेंज रेट के। फिक्स एक्सचेंज रेट के एडवांटेज कौन कौन से, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, प्रमोट्स कैपिटल, ओके, पहला है बच्चा एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। ओके वेट अ मिनट, एक सेकेंड बच्चा, है ना, एक सेकेंड। ओके सो इससे क्या था, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी थी, क्योंकि एक बार फिक्स हो गई तो फिक्स हो गई, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता था, है ना। नेक्स्ट है कि इससे कैपिटल मूवमेंट जो था वो प्रमोट होता था, जो कैपिटल आउटफ्लो था वो प्रिवेंट होता था, है ना। कभी भी जो है बच्चा एक्सचेंज रेट को हम लोग, ऐसा नहीं था कि भाई कभी भी चेंज कर ले, तो इससे जो कैपिटल मूवमेंट होता था वो आउटफ्लो जो है वो फिक्स रहता था। स्पेक्यूलेशन नहीं होता था, क्योंकि स्पेक्यूलेशन तभी होगा जब क्या होगा, एक्सचेंज रेट में क्या होगा बच्चा, चेंजेस होगा। स्पेक्यूलेशन नहीं होता था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। और बच्चा जो इन्फ्लेशन है उसके अगेंस्ट से यह क्या करता था, अपना सर्व करता था। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटीग्रिटी जो थी बच्चा वो बनाई हुई रहती थी इससे, और जो इंटरनल मनी और कैपिटल मार्केट है उनको प्रमोट होता था, उनकी ग्रोथ होती थी बच्चा, इसमें हम लोग देखेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट में। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं। अब देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, इसके लिए बहुत ज्यादा हाई रिजर्व ऑफ गोल्ड चाहिए। ठीक है, अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ करेंसी भी होता था, और करेंसी डीवैल्यूएशन भी होता था बच्चा। इसके अलावा मार्केट कैन नॉट बी इक्विलिब्रियम, और इस कंडीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता था। Any economy that follow this system may find it difficult to cope up with either a recession or the downturn। और बच्चा अगर कोई कंट्री है, कोई इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि सिर्फ फिक्स एक्सचेंज रेट को ही फॉलो कर रहा था, तो इस कंडीशन में अगर रिसेशन और डाउन टर्न आ जाता था तो उस कंडीशन में उनकी हालत खराब हो जाती थी, वो बहुत डिफिकल्टी से अपने आप को कोप अप कर रही थी। तो ये डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। उसके बाद में आई थी बच्चा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में एक बार जो डिसाइड करी है रेट वो फिक्स हो जाती थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता था। बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता था, मैं ओके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता था बच्चा, इसमें ना गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन था और ना ही सेंट्रल बैंक का, ना ही गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन था बच्चा, और ना ही सेंट्रल बैंक का कोई पार्टिसिपेशन था। यानी पूरा का पूरा एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा किस पे, डिमांड और सप्लाई के फोर्स पे, मार्केट फोर्स पे पूरा का पूरा क्या होता था बच्चा, यहाँ पे ये डिसाइड होता था। इट ऑल्सो कॉल्ड फ्री एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, फ्री एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है बच्चा। ये नाम ध्यान रखना है ना, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये नाम ध्यान रखना। as it is determined by the free play of a surplus and a demand force in a international money market। ठीक है, फ्रीली एक्सचेंज होता था, फ्रीली होता था सब कुछ, किसी ने कोई भी किसी तरह से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रखी थी, अपने आप सारी चीजें होती थी इसमें, है ना। तो फ्रीली एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। अब अगर इस एक्सचेंज रेट के अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें,
मेरिट्स क्या क्या है बच्चा इस एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो बच्चा प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन आर अवॉइडेड। ठीक है, यहाँ पे मेरिट या फिर एडवांटेज। एडवांटेज क्या है हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन बच्चा इसमें अवॉइड किया जाता है। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन यानी आपकी जो करेंसी है कहीं वो ओवर वैल्यूएट तो नहीं हो रही या अंडर वैल्यूएट तो नहीं हो रही। अगर ये वाली प्रॉब्लम है जो कि हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट में था ये अवॉइड हो रही थी। ठीक है, मल्टीलेटरल ट्रेड की जो ग्रोथ है ना बच्चा वो जो फिक्स एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती थी, बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में वो प्रमोट होती थी और इंडिविजुअल फ्रीडम बच्चा बनी रहती थी, है ना। जो करेंसी डिसाइड होती थी वो अपने मार्केट फोर्स पे होती थी। बट देर इज ऑल्सो डिसएडवांटेज बच्चा, है ना। डिसएडवांटेज क्या था, सबसे पहला डिसएडवांटेज के साथ सबसे ज्यादा स्पेक्यूलेशन होता था। स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इन्फ्लेशन हाई हो गया था, इन्फ्लेशन से बच नहीं पा रहा था, है ना। स्पेकुलेशन हाई हो रहा था क्योंकि कभी भी चेंजेस हो रहा था और बच्चा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, है ना। और इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो थी ही थी और चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस बन जाता था, है ना, अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाता था। नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बट्टा एक तरह से क्या है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड है मैम, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड किसका, फिक्स्ड का और बच्चा फ्लेक्सिबल का। फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल दोनों के ही इसमें हमें गुण देखने को मिलते हैं। फिक्स प्लस फ्लेक्सिबल दोनों के ही गुण हमें देखने को मिलते हैं। ओके, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसको और पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है बच्चा, डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसमें होता क्या है मैम, जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी ना वो कैसे होती है बच्चा, एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है बच्चा यहाँ पे किससे, मार्केट फोर्स से, है ना। मार्केट फोर्स, एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी मार्केट फोर्स से। ठीक है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, मार्केट फोर्स से डिसाइड होगी। और मैम एक्सचेंज रेट मार्केट फोर्स से डिसाइड होगी और क्या होता था, और जो है देखो अब इसमें दोनों चीजें हैं, फिक्स भी है और फ्लेक्सिबल भी। फ्लेक्सिबल कैसे होगी, जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होगी मार्केट फोर्स से, बट जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन है ना ये एक लिमिट में होते थे, यानी यहाँ पे बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्या था, कंट्रोल था। जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है बच्चा कि भाई इतना ही फ्लेक्सिबल हो सकते हो, ये डिसाइड कर रखा था। एन एक्सचेंज रेट रिजिम इन विच द एक्सचेंज रेट इज नाइदर एंटायरली फ्री और फ्लोटिंग और नॉट फिक्स। ठीक है, जो ना तो पूरी तरह से फ्री थी और ना ही पूरी तरह से फिक्स थी। Rather the value of a currency it kept in a range against another currency or against a basket of currency by the central bank intervention। ठीक है, अगर हम लोग इस करेंसी की वैल्यू देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो एक रेंज थी। ठीक है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो जो करेंसी जो यहाँ पे फ्लक्चुएट होती थी ना इसी के बीच होगी, है ना, इस तरह से। ना तो बच्चा इससे अप जाएगी, है ना, ना ही इससे डाउन जाएगी, ये डिसाइड कर रखा था। तो ये जो था ना, ये लिमिट जो थी ये डिसाइड कौन करता था, सेंट्रल बैंक करती थी, है ना। सेंट्रल बैंक इनका ध्यान रखती थी कि भाई ये जो लिमिट है इसी के अंडर में फ्लक्चुएशन होना चाहिए, ना इससे ज्यादा जाएगी ना कम जाएगी। इंडिया मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे ही काम करता है। अब अगर इसके एडवांटेज देखें बच्चा, तो एडवांटेज कौन कौन से, एडवांटेज की बात करेंगे तो एडवांटेज कौन कौन से, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन हो जाता है ना। हमें कोई भी अपने आप को गवर्नमेंट को या सेंट्रल बैंक को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, अपने आप डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे क्या हो जाता था, अपने आप ही स्टेबलाइजेशन हो जाता था, अपने आप ही स्टेबल हो जाती थी। और फ्रीइंग इंटरनल पॉलिसी, इसके अलावा इंटरनल पॉलिसी पूरी तरह से क्या थी, फ्रीइंग थी, अपने आप अकॉर्डिंग इंटरनल पॉलिसी बना सकते हैं। क्राइसिस का एब्सेंस देखने को मिलता है, कहते हैं क्राइसिस का एब्सेंस देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है। इसमें बच्चा मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होता है और बच्चा बहुत अच्छे से चीजें जो है मैनेज हो जाती है, इन्फ्लेशन को ये अवॉइड करता है। ये तो इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज हमें क्या क्या देखने को मिलता है, डिसएडवांटेज हमें क्या क्या देखने को मिलता है, अनसर्टेनिटी। भाई अनसर्टेनिटी तो रहती है क्योंकि कभी भी चेंज हो जाती है रेट, है ना, भले ही माइनर सा ही चेंजेस हो, है ना, बट क्या होता है अनसर्टेनिटी बनी रहती है और अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है बच्चा और लैक ऑफ डिसिप्लिन भी देखने को मिलता है इस वाले हमें एक्सचेंज रेट में। बट
सबसे देखो फिक्स एक्सचेंज रेट थी उसमें बहुत ज़्यादा कमियां थी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में भी बहुत ज़्यादा कमियां थी, बट मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऐसा है जो कि हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सचर है। इंडिया इसी को फॉलो कर रहा है और मोस्ट ऑफ द कंट्री इसी को फॉलो कर रही है, क्योंकि ये बच्चा बहुत अच्छे रिलायबल है ये बाकी एक्सचेंज रेट के कंपेरिजन में। तो बच्चा ये हमने देखा है ना। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो बच्चा आज के सेशन में हमने हमारा पूरा का पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट या ओपन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा वो कवर कर लिया। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है बच्चा कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यूर, बाय बच्चा, बाय बाय।